नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। आज के वीडियो में एक ऐसे विषय को लेकर के आया हूं जो सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही आवश्यक है। विषय है राष्ट्रीय आय, इसके प्रमुख कारक और इसकी गणना विधि। मित्रों, राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अध्ययन की सुगमता को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र। दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अथवा बृहत अर्थशास्त्र। आज हम इस वीडियो के माध्यम से किसी भी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है और उसके विभिन्न तथ्यों के बारे में जानेंगे। पाठ को आगे करें इससे पहले आप सबों से निवेदन रहेगा कि आप लोग अपना अपना नोटबुक, अपना अपना कलम अपने पास रखें, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करना पड़ सकता है। दूसरा कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और नवीनतम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब बात आती है कि राष्ट्रीय आय होता क्या है। एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में पैदा सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। मौद्रिक मूल्य कौन सी? जिसकी गणना में दोहरी गणना की कोई संभावना नहीं हो। यह गणना प्रचलित कीमतों पर की जाती है तथा इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन को सम्मिलित की जाती है। प्रोफेसर मार्शल ने राष्ट्रीय आय को परिभाषित करते हुए लिखा है, देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम और पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इन सब की शुद्ध उत्पत्ति के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने यह देखा कि किसी भी देश में उसकी भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, अर्थात वह मूल्य जो बाजार में प्रचलन में हो, को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय की विशेषता क्या होती है? तो पहली विशेषता यह है कि यह पैदा की गई अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। दूसरी विशेषता यह है कि यह देश के सभी निवासियों की आय को शामिल करके प्राप्त किया जाता है। तीसरी विशेषता यह है कि आय की गणना दोहरी गणना के बिना की जाती है। चौथी विशेषता यह है कि एक लेखा वर्ष के लिए इसकी गणना की जाती है तथा पांचवी विशेषता यह है कि इसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते। अप्रत्यक्ष कर का तात्पर्य आयकर तथा संपत्ति कर को छोड़कर अन्य जितने कर होते हैं वह अप्रत्यक्ष कर कहे जाते हैं, जिसमें विशेषतः आज के समय में जीएसटी की गणना की जाती है। अब राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास के अंतर्गत क्या संबंध है?
तो राष्ट्रीय आय ऐसा कारक है जो किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। और राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय उच्च हो और यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति आय निम्न हो, तो उच्च प्रति व्यक्ति आय वाला देश निम्न प्रति व्यक्ति आय वाले देश की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के किसी भी देश के आर्थिक कल्याण में, राष्ट्रीय आय में वृद्धि से देश के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है, जिससे उपभोग के लिए अधिक मात्रा में वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। इससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। इसके ठीक विपरीत राष्ट्रीय आय में जब कमी होगी तो आर्थिक कल्याण में भी कमी होगी और इसका देश की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। देश की विकास दर धीमी हो जाती है, जिससे देश के उद्योग, रोजगार, कीमतों, व्यापार आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब राष्ट्रीय आय की विभिन्न जो संकल्पनाएं हैं, राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न घटक हैं, वो घटक क्या हैं? तो राष्ट्रीय आय को अलग अलग तरह से हम देखते हैं, जिसमें पहला है कुल राष्ट्रीय उत्पाद। कुल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में पैदा सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, जिसकी गणना दोहरी गणना के बिना की जाती है, यह गणना बाजार में प्रचलित कीमतों पर की जाती है। तो इसको कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। दूसरा होता है कुल घरेलू उत्पाद। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उनके मौद्रिक मूल्य को ही घरेलू उत्पाद कहते हैं। इस मूल्य में से विदेशियों द्वारा अर्जित आय को घटा दिया जाता है और विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाता है। तो अब अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो कुल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद घटा निर्यात घटा आयात मूल्य। अर्थात जितना हम निर्यात करते हैं उसमें से आयात मूल्य को घटाने के बाद जो शेष बचता है, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। उसको कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटा देने पर सकल घरेलू उत्पाद, कुल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। अब तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा देने पर जो शेष बचता है, उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। मूल्य ह्रास का तात्पर्य उत्पादन के कार्य में लगे हुए विभिन्न प्रकार के मशीनों में जैसे जैसे वह पुरानी होती जाती है तो उसके कीमतों में कमी आती जाती है और कई प्रकार के खर्चे उत्पादन के समय में बढ़ जाते हैं। इन सबों को मूल्यह्रास की श्रेणी में रखा जाता है। तो फॉर्मूले के आधार पर हम देखेंगे कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट घटा मूल्यह्रास। इसके बाद चौथा आता है शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
किसी देश में एक वर्ष की अवधि में देश के अपने ही साधनों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य में से यदि घिसावट व्यय अथवा मूल्य ह्रास व्यय को घटा दिया जाता है तो शेष बचे हुए उत्पाद के मौद्रिक मूल्य को शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। फॉर्मूले के आधार पर अगर देखें तो शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP बराबर सकल घरेलू उत्पाद GDP घटा मूल्य ह्रास। इसके बाद अगला कारक जो राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाला होता है वह होता है वैयक्तिक आय, पर्सनल इनकम। एक वर्ष की अवधि में एक देश के सभी व्यक्ति या परिवार जितनी आय वास्तव में प्राप्त करते हैं उन सभी आयों के योग को वैयक्तिक आय कहते हैं। इसके अंतर्गत हम मजदूरी, वेतन, ब्याज, लगान तथा लाभांश आदि को सम्मिलित करते हैं। राष्ट्रीय आय में से वैयक्तिक आय निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। वैयक्तिक आय बराबर राष्ट्रीय आय घटा सामाजिक सुरक्षा शेष जोड़ संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों के लाभ घटा हस्तांतरित भुगतान। इसके बाद जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वह है उपभोग आय, डिस्पोजेबल इनकम। व्यक्ति तथा परिवारों के पास जो वैयक्तिक आय होती है वह सब उपभोग कार्यों पर व्यय नहीं की जाती। आय का एक भाग वैयक्तिक करों के रूप में सरकार को भुगतान करना होता है और जो शेष भाग बचता है उसको उपभोग के काम में लाया जाता है। तो सूत्र के आधार पर हम देखें तो उपभोग आय बराबर वैयक्तिक आय घटा वैयक्तिक कर होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि उपभोग आय पूरी तरह से उपभोग पर व्यय कर दी जाए। जो व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग बचा लेते हैं उसे बचत कहा जाता है और ऐसे में सूत्र होता है उपभोग आय बराबर उपभोग प्लस बचत। अब जब हम राष्ट्रीय आय की गणना की बात करते हैं तो इसकी गणना की कई विधियां प्रचलित हैं, जिसमें प्रमुख गणना विधि है उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, मिश्रित विधि तथा व्यय गणना विधि। उत्पादन गणना विधि की बात करें तो इस प्रणाली में देश के समस्त उद्योगों, कृषि तथा अन्य प्रकार के व्यवसायों की कुल उपज का मूल्य चालू कीमतों पर निकाला जाता है और इससे चल व अचल प्रतिस्थापन घटाकर जो शुद्ध उत्पत्ति बचती है वही उस वर्ष का राष्ट्रीय आय होती है। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर आंकड़े उपलब्ध होते हैं। आय प्रणाली, इस प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का अनुमान देश के विभिन्न व्यक्तियों के दो वर्गों की आय को जोड़कर किया जाता है और इसमें सर्वप्रथम आय को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला कर्मचारियों का वेतन, दूसरा गैर कंपनी व्यापारों की आय, तीसरा व्यक्तियों के किराए की आय, चौथा कंपनियों के लाभ, पांचवा ब्याज से आय। उपरोक्त सभी प्रकार के आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय प्राप्त कर ली जाती है। मिश्रित गणना विधि, इस प्रणाली में के अंतर्गत उत्पादन रीति व आय रीति दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। जिन उद्योगों व्यवसायों में उत्पादन से संबंधित आंकड़े उपलब्ध होते हैं उनकी उपज का मूल्य ज्ञात करने के लिए उत्पादन गणना विधि का प्रयोग किया जाता है
और जिन व्यवसायों में ये आंकड़े उपलब्ध नहीं होते उनमें आय ज्ञात करने के लिए आय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। व्यय गणना विधि। इस प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए वर्ष भर में वस्तुओं व सेवाओं पर किए जाने वाले कुल व्यय को जोड़ा जाता है। व्यय दो मदों पर किया जाता है, उपभोग की वस्तु पर, निवेश की वस्तुओं पर, और दोनों व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब विषय आता है कि राष्ट्रीय आय की जो ये विभिन्न गणना विधियां हैं, इन गणना विधियों में सामने आने वाली कठिनाइयां कौन कौन सी होती हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां निम्न प्रकार हैं। पर्याप्त एवं विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव, व्यावसायिक विशिष्टीकरण का अभाव, उत्पादन के कुछ भाग की गणना करना कठिन होता है, कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं का राष्ट्रीय आय के अंतर्गत निर्धारण नहीं किया जा सकता, देश के औद्योगिक क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं होना, सरकार द्वारा लगाए गए कर तथा व्यय के कारण राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई उत्पन्न होती है, देश में प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग न होना, सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन तथा शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव, दोहरी गणना की समस्या, अमौद्रिक क्षेत्र का प्रभाव। दोहरी गणना की समस्या पर थोड़ी चर्चा अगर करें तो कभी कभी एक ही वस्तु के मूल्य कई बार जुट जाते हैं। उदाहरण के लिए एक कप चाय की कीमत अगर हम जोड़ते हैं तो उसमें चीनी की कीमत जुटी हुई होती है, उसमें दूध की कीमत जुड़ी हुई होती है, उसमें ईंधन की कीमत जुड़ी हुई होती है। और जब हम चीनी के कुल उत्पाद की कीमत जोड़ते हैं तो उसमें गन्ने की कीमत जुड़ी हुई होती है, वहां उत्पादन प्रक्रिया में आने वाली सभी लागत जुड़ी हुई होती है। और जब हम फसल उत्पादन की गणना करते हैं तो वहां भी गन्ने की कीमत की गणना होती है, चीनी उत्पादन के समय चीनी की कीमत की गणना होती है, और चाय बनते समय चाय की कीमत की गणना होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गन्ना, चीनी और चाय तीनों मिलाकर के एक ही गन्ने की फसल की गणना कई बार हो गई है। यह दोहरी गणना की समस्या है और ऐसे में कभी कभी क्या होता है, राष्ट्रीय आय वास्तविक स्तर से अधिक दिखने लगता है। और आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र विद्यमान हैं जहां पर लेन देन मौद्रिक रूप में नहीं किया जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर कर लिया जाता है। वह अमौद्रिक क्षेत्र जो है वहां भी राष्ट्रीय आय की गणना में समस्या होती है। इसके बाद प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है, क्या संबंध है। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा हमने देखी कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर श्रम और पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रति वर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इन सब की शुद्ध उत्पादन का योग राष्ट्रीय आय कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय वह होता है जो अर्थव्यवस्था के औसत आय के बारे में बताती है। अर्थव्यवस्था की कुल आय से कुल जनसंख्या को भाग देकर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय
पर कैपिटा इनकम, इसको अगर सूत्र में हम लिखें तो प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। अब राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व क्या है? तो राष्ट्रीय आय किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सही जानकारी देता है। इससे उद्योगों, कृषि सेवाओं आदि की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, राष्ट्रीय आय की सहायता से दो या दो से अधिक देशों की अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय आदि का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा, राष्ट्रीय आय के आंकड़े किसी देश की आर्थिक प्रगति के सूचक होते हैं। इनके द्वारा उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है। चौथा, राष्ट्रीय आय से हम किसी देश के निवासियों के रहन सहन के स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा, राष्ट्रीय आय के अनुमान के आधार पर किसी भी देश की सरकार भावी योजनाओं का निर्माण करती है। छठा, सरकार की आर्थिक नीति देश की राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है। तथा अंतिम, राष्ट्रीय आय से देश के आर्थिक विकास की भावी प्रवृत्ति का अनुमान लगाया जाता है। इसके साथ साथ रोजगार व आय के स्तर के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब जब हम पीछे राष्ट्रीय आय के घटक के बारे में जान रहे थे तो उत्पाद पर चर्चा हुई थी। तो हमने देखा था परिभाषात्मक तौर पर राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद में शाब्दिक कोई अंतर नहीं था। तो अब आता है कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है। तो सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर को अगर देखें तो जीडीपी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को बताता है, जबकि जीएनपी देश में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को बताता है। जीडीपी एक क्षेत्रीय घरेलू धारणा है जो देश के घरेलू क्षेत्र तक सीमित है। जीएनपी एक राष्ट्रीय धारणा है जिसका संबंध देश के सामान्य निवासियों के साथ होता है। जीएनपी मैंने शुद्ध विदेशी साधन आय, अर्थात इस धारणा में शुद्ध विदेशी साधन को सम्मिलित नहीं किया जाता। जीएनपी में जीडीपी में शुद्ध विदेशी साधन आय को जोड़ा जाता है। जीडीपी एक संकुचित धारणा है जो केवल घरेलू क्षेत्र तक सीमित है, जबकि जीएनपी यह एक विस्तृत धारणा है जिसमें विदेश से प्राप्त होने वाले आयों को भी शामिल किया जाता है तथा विदेशियों द्वारा प्राप्त किए गए आय को घटाया जाता है। राष्ट्रीय आय और वैयक्तिक आय की चर्चा हमने की थी, तो इन दोनों आयों में क्या अंतर है। राष्ट्रीय आय का संबंध सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की आय के प्रजनन से है, जबकि वैयक्तिक आय यह एक प्राप्ति की धारणा है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की आय को सम्मिलित नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण आय शामिल नहीं होती। वैयक्तिक आय में परिवारों और व्यक्तियों की हस्तांतरण आय शामिल होती है। राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल नहीं होता। वैयक्तिक आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल होता है। राष्ट्रीय आय में निगम कर तथा निगम बचतें शामिल नहीं होती हैं, जबकि वैयक्तिक आय में ये दोनों भुगतान शामिल नहीं होते हैं। इस प्रकार ये आज के महत्वपूर्ण तथ्य थे राष्ट्रीय आय के विषय में। आप लोग जुड़े रहें, देखते रहें। आने वाले समय वीडियो में
हम राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। धन्यवाद।